हेलो दोस्तों, कल हमने जो फ्रेज के बारे में हम बात कर रहे थे लास्ट क्लास में कि फ्रेज 5 प्रकार की होती है। तो हमने यहाँ पे आके छोड़ा था कि लास्ट चौथी जो फ्रेज है हमारी एडवर्ब फ्रेज है और लास्ट है हमारी प्रीपोजिशन फ्रेज। तो आज उनको हम डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। कुछ वर्ड्स का ग्रुप, 2 वर्ड्स, 3 वर्ड्स, 4 वर्ड्स का ग्रुप जो होता है वो फ्रेज होता है। फिर हमने ये पढ़ा था कि फ्रेज 5 प्रकार की होती है, जिसमें पहली हमने पढ़ ली थी नाउन फ्रेज। ठीक है, नाउन फ्रेज। दूसरी हमने पढ़ ली थी वर्ब फ्रेज। तीसरी हमने पढ़ ली थी एडजेक्टिव फ्रेज। तो हमने कहा था कि इन फ्रेज का हम कैसे पता करते हैं कि कौन सी फ्रेज नाउन होगी, कौन सी फ्रेज वर्ब फ्रेज होगी और कौन सी एडजेक्टिव। तो उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि जो मेन वर्ड होता है उस फ्रेज का मेन वर्ड अगर नाउन है तो उसको नाम दे देंगे नाउन फ्रेज। अगर उस फ्रेज का मेन वर्ड वर्ब है तो उसका नाम हो जाएगा वर्ब फ्रेज। अगर उस फ्रेज का मेन वर्ड एडजेक्टिव है तो उसका फ्रेज का नाम हो जाएगा एडजेक्टिव फ्रेज। आज हम चौथी फ्रेज की बात कर रहे हैं जो कि है हमारी एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज में क्या होता है कि मेन वर्ड अभी एडवर्ब होगा। मेन वर्ड हमारा क्या होगा? एडवर्ब। जैसे मैं आपको लिख के बताऊं, वेरी फास्ट। तो हमें पता है कि वेरी वर्ड एडवर्ब होता है, फास्ट भी एडवर्ब होता है। तो ये दोनों वर्ड क्या हो गए? एडवर्ब हो गए। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि ये जो दो वर्ड का ग्रुप है ये फ्रेज है और इसका मेन वर्ड क्या है? फास्ट। हाउ मच फास्ट, कितना फास्ट? तो हमने लिख दिया वेरी। तो ये फास्ट वर्ड जो है, फास्ट वर्ड है, ये एक एडवर्ब है और इसको डिस्क्राइब कर रहा है एक दूसरा एडवर्ब। क्योंकि हमें पता है कि एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को डिस्क्राइब कर सकता है, यानी उसकी विशेषता बता सकता है। यानी एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है। तो ये दोनों वर्ड एडवर्ब है और इस फ्रेज का नाम हो गया एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज। अब उसके बाद में जैसे मैं एक दो एग्जांपल और बताऊं आपको। जैसे मैंने लिखा क्वाइट सीक्रेटली। तो क्वाइट सीक्रेटली में सीक्रेटली वर्ड जो है एडवर्ब है। जनरली ध्यान रखना, हमेशा नहीं होता। जनरली जिन वर्ड्स के लास्ट में एलवाई आता है वो क्या होते हैं? एडवर्ब होते हैं। तो सीक्रेटली हमारा एडवर्ब है और उसको डिस्क्राइब कर रहा है हाउ मच सीक्रेटली क्वाइट। तो ये भी एक एडवर्ब है। तो ये दो वर्ड का जो ग्रुप है इसको हम बोलेंगे एडवर्ब फ्रेज। क्या बोलेंगे? एडवर्ब फ्रेज। क्योंकि इसका मेन वर्ड सीक्रेटली है, सीक्रेटली एडवर्ब होता है, तो इस फ्रेज का नाम हो गया एडवर्ब फ्रेज। ठीक है, एक एग्जांपल जैसे और बताता हूँ हमको। जैसे मैंने लिखा फार अवे। हमें पता है कि फार एक एडवर्ब होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, और फार इसको डिस्क्राइब कर रहा है, अवे को डिस्क्राइब कर रहा है फार। ये भी क्या होता है? एडवर्ब। ये भी हमारा क्या होता है? एडवर्ब। जैसे मैंने बोला अवे, हाउ मच अवे? फार अवे। हाउ मच का रिप्लाई हमारा फार आ रहा है। तो ये फार जो है अवे को डिस्क्राइब कर रहा है, यानी एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को डिस्क्राइब कर सकता है, यानी उसकी विशेषता बता सकता है। तो ये दो वर्ड का ग्रुप जो है वो भी हमारा क्या हो गया? एडवर्ब फ्रेज। आपको अगर ये नहीं पता चल रहा कि ये वर्ड एडवर्ब है, ये एडवर्ब है, ये वर्ड एडवर्ब है, ये एडवर्ब आप कैसे बता रहे हो, तो ये आगे आने वाली क्लासों में मैं आपको समझा दूंगा। अभी आपको टेंशन नहीं लेनी है। जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जैसे समझा रहा हूँ वैसे आप करते जाओ, साथ साथ में आपको धीरे धीरे सब समझ में आएगा। तो इस तरह से हमने ये चार नाउन्स की चार फ्रेज की हमने कल बात की थी। उनमें पहली हमारी फ्रेज थी नाउन फ्रेज, जिसको हमने पढ़ा था जैसे एन ऑनेस्ट मैन। तो इसका अंदर मेन वर्ड मेन है कि यहाँ पे बात हो रही है मेन की। कैसा आदमी है? ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट तो एडजेक्टिव है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, ऑनेस्ट नाउन नहीं है। नाउन मेन है, लेकिन मेन वर्ड नाउन है। बात मेन की हो रही है। वो किसकी विशेषता बता रहा है? मेन की विशेषता ऑनेस्ट बता रहा है कि कैसा आदमी है? ऑनेस्ट। तो यहाँ पे बात मेन की हो रही है, तो ये मेन वर्ड मेन है, मेन नाउन है। तो इसलिए इस फ्रेज का नाम हो गया नाउन फ्रेज। ठीक है, जैसे हमने लिखा था सम स्टूडेंट। तो सम स्टूडेंट पे बात हो रही है स्टूडेंट की। ठीक है, ये इसका नंबर बता रहा है। ठीक है, डिटर्मिनर होता है सम और ये इसका नंबर बता रहा है कि कितने स्टूडेंट, तो सम। तो हमारे को पता है कि मेन वर्ड नाउन है, मेन वर्ड स्टूडेंट है, स्टूडेंट नाउन होता है। नाउन होने की वजह से इस फ्रेज का नाम हो गया नाउन फ्रेज। हैज़ बीन ईटिंग, कैन बी डन। ठीक है, वॉज सिटिंग, कुछ भी लिख लो आप। ठीक है ना, वॉज सिटिंग। तो यहाँ पे सिट मेन वर्ब है। ठीक है ना, यानी मेन वर्ड यहाँ पे वर्ब है सिट और ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है। तो ये दो वर्ड का ग्रुप हो गया वर्ब फ्रेज। इसके अंदर मेन वर्ड अगर सिट है, वर्ब है, तो इस फ्रेज का नाम हो जाएगा वर्ब फ्रेज। वेरी इंटेलिजेंट।
या वेरी डेंजरियस, अगर हमने लिख दिया वेरी डेंजरियस तो डेंजरियस वर्ड भी एडजेक्टिव होगा, इंटेलिजेंट भी एडजेक्टिव है। कितना डेंजरियस यानी हाउ मच इंटेलिजेंट या हाउ मच डेंजरियस, तो इसका मतलब है वेरी। वेरी एडवर्ब होता है और इंटेलिजेंट क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बता सकता है। तो ये जो फ्रेज है ना, इसके अंदर इसमें मेन वर्ड इंटेलिजेंट है, तो इस फ्रेज का नाम एडजेक्टिव फ्रेज होगा। अब लास्ट वाली जो फ्रेज है हमारी प्रीपोजिशन फ्रेज, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ध्यान रखना। इसको हम थोड़ा अलग से समझते हैं। इसको हम जो प्रीपोजिशन फ्रेज होती है, प्रीपोजिशनल फ्रेज, वो कैसे होती है? वो ये होती है कि ये प्रीपोजिशन प्लस उसके ऑब्जेक्ट से मिलके बनती है, हमेशा ध्यान रखना। ये प्रीपोजिशन प्लस उसके ऑब्जेक्ट से क्या होता है कि जैसे हम कोई भी प्रीपोजिशन लिखते हैं, जैसे इन लिख दिया, ऑन लिख दिया, फॉर लिख दिया, एट लिख दिया, टू लिख दिया, बाई लिख दिया, अंडर लिख दिया, तो ये बहुत सारे ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं, आप जानते होगा, आपने इंग्लिश में पढ़े हैं। इन प्रीपोजिशन को जब भी हम लिखते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर, तो उसके बाद में हमेशा उसका ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है। कोई भी प्रीपोजिशन अपने ऑब्जेक्ट के बिना नहीं आ सकता। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लिख रहा हूँ, मैंने लिखा आई गो टू, और मैंने यहीं ख़त्म कर दिया सेंटेंस को, आई गो टू फुल स्टॉप लगा दिया, तो ये सेंटेंस गलत है। क्यों? क्योंकि ये आई सब्जेक्ट है, गो वर्ब है, टू प्रीपोजिशन है। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है वो लिखो, तो इसका ऑब्जेक्ट आपको लिखना पड़ेगा। आई गो टू, मैं जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, मैंने मार्केट लिख दिया, तो मार्केट इसका ऑब्जेक्ट हो गया। आई गो टू स्कूल, तो स्कूल लिख दिया, तो स्कूल इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये सही हो गया, ठीक है। आई गो टू कॉलेज, तो मैंने कॉलेज लिख दिया, तो कॉलेज इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसका मतलब हमेशा ये ध्यान रखना है कि प्रीपोजिशन फ्रेज जो होती है, प्रीपोजिशन प्लस उसके ऑब्जेक्ट से मिलकर बनती है। अब ये टू मार्केट एक फ्रेज है, ध्यान रखना। ये टू स्कूल एक फ्रेज है, ये टू कॉलेज एक फ्रेज है, जो कि इसका नाम होगा प्रीपोजिशन फ्रेज। क्यों होगा इसका नाम प्रीपोजिशन फ्रेज? क्योंकि ये प्रीपोजिशन से मिलके बनी है, इसलिए इसका नाम हो गया प्रीपोजिशन फ्रेज। अब ये होता क्या है कि ये जो प्रीपोजिशन फ्रेज होती है ये सेंटेंस में दो काम करती है। क्या काम करती है? या तो वो एडजेक्टिव फ्रेज बन जाती है, या वो एडवर्ब फ्रेज होती है। यानी ये सेंटेंस में दो काम करती है प्रीपोजिशन फ्रेज, या तो एडजेक्टिव फ्रेज होती है या एडवर्ब फ्रेज होती है। वो कैसे पता चलेगा? तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैंने बोला आई गो टू मार्केट, तो आई यानी मैं, गो यानी गया यानी जाना, तो मैं जाता हूँ, ठीक है। कहाँ जाता हूँ? मार्केट। कहाँ का रिप्लाई एडवर्ब देता है, हमेशा ध्यान रखना। वेयर का रिप्लाई वेयर यानी होता है कहाँ। वेन का रिप्लाई वेन यानी होता है कब। हाउ, हाउ का रिप्लाई हाउ यानी होता है कैसे, ठीक है। और वेन, वेयर, हाउ और वाई, वाई का मतलब होता है क्यों। तो इन चारों के जब आंसर आपको वर्ब से मिलते हैं, किसी भी वर्ब से आपसे क्वेश्चन किया और उससे चार में से कोई भी, जैसे यहाँ वर्ब गो है, गो से हमने क्वेश्चन किया जाना, कहाँ जाना है? मार्केट। कहाँ जाना है? स्कूल। कहाँ जाना है? कॉलेज। तो इसका मतलब अगर आपको इन चारों में से कोई भी आंसर मिल गया तो वो वर्ड क्या होता है, वो वर्ड एडवर्ब हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास वर्ड नहीं है, यहाँ पे हमारे पास फ्रेज है, दो वर्ड का ग्रुप है, तो ये पूरी फ्रेज एडवर्ब फ्रेज कहलाएगी, ठीक है। जैसे मैंने लिखा आई गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग, ये एक एग्जांपल लिखा। तो आई सब्जेक्ट है, गो वर्ब है, टू प्रीपोजिशन है, स्कूल इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इन प्रीपोजिशन है, मॉर्निंग इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। दैट डिटर्मिनर होता है, आपको पता है, यानी आर्टिकल होता है। अब देखो इधर, ये प्रीपोजिशन प्लस इसका ऑब्जेक्ट, ये एक फ्रेज बनेगी जिसका नाम हो गया प्रीपोजिशन फ्रेज। और ये टू प्लस स्कूल अभी बताया था, ये भी एक प्रीपोजिशन फ्रेज है, ठीक है। तो ये दो प्रीपोजिशन फ्रेज इस सेंटेंस में आई है। अब ये कह रहा है मैं जाता हूँ, कहाँ जाता हूँ? स्कूल। तो ये जो टू स्कूल है ना, ये टू स्कूल कहाँ का रिप्लाई है? वेयर का, सॉरी। तो ये टू स्कूल वेयर का रिप्लाई है, तो ये होगी एडवर्ब फ्रेज। इन द मॉर्निंग जो, इन द मॉर्निंग जो लिखा है वो वेन का रिप्लाई है। कब जाता हूँ? सुबह। तो दोनों के दोनों फ्रेज हमारी एडवर्ब फ्रेज है, दोनों के दोनों फ्रेज जो है हमारी एडवर्ब फ्रेज है। कैसे है? क्योंकि एक फ्रेज जो है वो वेयर का रिप्लाई दे रही है कि मैं कहाँ जाता हूँ, स्कूल जाता हूँ। एक फ्रेज हमारी दे रही है वेन का रिप्लाई, मैं कब जाता हूँ, सुबह जाता हूँ। तो इस तरह से हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, ये फ्रेज हमारे सेंटेंस में आएंगे बार बार, फिर वहाँ पे हमारे को डाउट नहीं होना चाहिए कि इन द मॉर्निंग या ऐसे कोई भी फ्रेज आ गई तो उसके अंदर इसका मतलब क्या हुआ, हमारे को समझ में आना चाहिए कि ये फ्रेज क्या होती है, ठीक है। तो मैंने आपको फ्रेज के बारे में बता दिया कि फ्रेज जो होती है हमारी वो 5 प्रकार की होती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन फ्रेज होती है। तो एक दो एग्जाम्पल और लिख के मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे मैंने लिखा द मैन इन द कार इज वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स है लास्ट में,
FRIENDS, ठीक है। अब देखो यहाँ पे द मैन क्या है देखो मैन नाउन होता है, मैन नाउन है और ये इसका डिटर्मिनर है यानी आर्टिकल है, ठीक है। अब ये दो वर्ड का ग्रुप बन गया तो इसको हम बोलेंगे नाउन फ्रेज, क्योंकि मेन वर्ड इसका मेन है तो ये नाउन फ्रेज है। और नाउन जो काम करता है सेंटेंस में, आगे बताऊंगा नाउन या प्रोनाउन का फंक्शन यानी क्या काम होता है इंग्लिश ग्रामर में। तो नाउन या प्रोनाउन का काम होता है सेंटेंस में सब्जेक्ट बनना, सेंटेंस में वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना, सेंटेंस में प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना, ठीक है। तो ये मेन काम होते हैं, ठीक है। नाउन या प्रोनाउन के काम क्या होते हैं? सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना। अब ऑब्जेक्ट वर्ब के भी हो सकते हैं, प्रीपोजिशन के भी हो सकते हैं। तो इस सेंटेंस के अंदर क्या काम कर रहा है? ये मेन नाउन है, ये सब्जेक्ट बन रहा है। उसी तरह से जो काम नाउन करता है वही काम नाउन फ्रेज करेगी। नाउन क्या काम करता है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनना, तो ये सब्जेक्ट बन रही है नाउन फ्रेज। तो मैं ये कह रहा हूँ जो काम नाउन करता है वही नाउन फ्रेज करती है, जो काम वर्ब करती है वही वर्ब फ्रेज करती है। ये इज वेटिंग जो है ना, ये वर्ब है और ये वर्ब फ्रेज बन गई, क्योंकि ये दो वर्ड का ग्रुप है। वेट इसका मेन वर्ड है और वेट का मतलब इंतजार करना होता है जो कि वर्ब है। तो इस इज वेटिंग को हम बोलेंगे वर्ब फ्रेज। इन एक प्रीपोजिशन होता है, कार इसका ऑब्जेक्ट है। तो ये वाले बीच में जो डाला है इसने, ये प्रीपोजिशन फ्रेज डाल दी। अब ये प्रीपोजिशन फ्रेज हमें ये पता करनी है कि ये एडजेक्टिव फ्रेज है या एडवर्ब फ्रेज है। तो देखो यहाँ पे ये मेन नाउन है ना, इसके लिए आई है। ये मेन नाउन को डिस्क्राइब करिए यानी इसकी विशेषता बता रही है। द मैन, आदमी, कौन सा आदमी? जो कार में, कौन सा आदमी? तो एडजेक्टिव जो फ्रेज होती है उसकी पहचान क्या होती है? एडजेक्टिव की या एडजेक्टिव फ्रेज की पहचान ये होती है कि एडजेक्टिव जो होते हैं वो विच का या व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई होते हैं। व्हाट काइंड ऑफ या विच का, व्हाट काइंड ऑफ, विच या व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई जो होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। जैसे मैंने लिखा द मैन, आदमी, कौन सा आदमी? कार वाला। विच मैन, जो कि कार में है। तो इन द कार जो फ्रेज लिखी है प्रीपोजिशन फ्रेज, ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है जो किसी मेन नाउन को डिस्क्राइब कर रही है। इज वेटिंग, इंतजार करें, तो ये एक वर्ब फ्रेज हो रही है। अब देखो आगे, द मैन इज द कार, ठीक है। जो आदमी कार में है वो इंतजार कर रहा है। वाई, क्यों इंतजार कर रहा है? फॉर हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों का। तो ये वाई का रिप्लाई है। और अभी अभी बताया था व्हेन, वेयर, वाई, हाउ का रिप्लाई क्या होते हैं, ठीक है। ये लास्ट में लिखा ना वाई, तो वाई का रिप्लाई क्या होता है? एडवर्ब। तो ये इसका मतलब है फॉर हिज फ्रेंड जो है वो हमारी क्या हो गई? एडवर्ब फ्रेज। क्या हो गई? हमारी एडवर्ब फ्रेज हो गई, ध्यान रखना। तो इस तरह से सेंटेंस में ये फ्रेज आते हैं, क्योंकि जब बड़े बड़े सेंटेंस आते हैं तो फिर वहाँ पे क्लियरिटी या तभी चीज़ें समझ में आएगी जब आपको छोटी छोटी सारी बातें क्लियर है, वरना आपके दिक्कत आएगी। चलो मैं एक एग्जांपल और लिखता हूँ। जैसे मैंने लिखा कमल वॉज सिटिंग on the bench under the tree। ये मैंने एक सेंटेंस लिखा। अब देखो कमल यहाँ पे सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे कोई फ्रेज नहीं है, केवल सिंगल वर्ड एक सब्जेक्ट बना है। इसका मतलब ये नाउन है, ना कि नाउन फ्रेज। वॉज सिटिंग, हमें पता है कि इसमें दो वर्ड है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। सिट मेन वर्ब होती है। तो अब अगर ये मेन वर्ब है और इसका मेन वर्ड वर्ब ही है तो ये हो गई वर्ब फ्रेज। क्या हो गई? वर्ब फ्रेज। अब देखो ऑन प्रीपोजिशन है, बेंच इसका ऑब्जेक्ट है, तो ये जो मिलके बन गया एक प्रीपोजिशन फ्रेज। ये बन गई प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो इस फ्रेज का नाम हो गया प्रीपोजिशन। अंडर एक प्रीपोजिशन होता है, ट्री इसका ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब ये भी क्या बन गई? एक प्रीपोजिशन फ्रेज। अब हम दोनों फ्रेज को हम ये पता करेंगे कि ये फ्रेज किसका काम कर रही है, दोनों के दोनों, एडजेक्टिव का या एडवर्ब का। तो देखो कमल वॉज सिटिंग, कमल बैठा था। वेयर, कहाँ बैठा था? तो ये कहाँ का रिप्लाई आ गया? ऑन द बेंच। वेयर का रिप्लाई, अभी अभी हमने पढ़ा था कि अगर कहाँ का रिप्लाई आए, पहले ही पढ़ा था ना, कहाँ का रिप्लाई आए तो वो क्या होता है? एडवर्ब। वो क्या होते हैं? एडवर्ब। वेन, वेयर, हाउ, वाई, इन चारों को याद रखना। वेयर, वेन, हाउ, वाई, यानी कहाँ, कब, क्यों, कैसे, इनका आंसर जब भी आपको कोई वर्ड देता है तो वो एडवर्ब होता है, या कोई फ्रेज देती है तो वो फ्रेज एडवर्ब। तो ये पूरी फ्रेज कहाँ का रिप्लाई दे रही है कि कहाँ बैठा है कमल? बेंच पे। अब देखो इधर अंडर द ट्री, ये भी एक फ्रेज है, प्रीपोजिशन फ्रेज। अब ये किसके लिए आई है? ये सिटिंग के लिए आई है या बेंच के लिए आई है? तो हमें पता है कि ये बेंच के लिए आई है, ठीक है। विच बेंच, कौन सी बेंच, ठीक है ना। अंडर द ट्री, जो पेड़ के नीचे है, उस बेंच की बात हो रही है। हमें पता है बेंच नाउन होता है, क्योंकि बेंच किसी का नाम है, नाम होते हैं वो नाउन होते हैं, तो ये नाउन है। और ये अगर नाउन को अगर डिस्क्राइब कर रही है कोई भी फ्रेज तो वो होती है एडजेक्टिव, क्योंकि हमें पता है कि एडजेक्टिव जो होते हैं उनकी विशेषता यानी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव, नाउन या प्रोनाउन। तो ये बेंच वर्ड नाउन है, इसकी विशेषता ये फ्रेज बता रही है। तो ये जो अंडर द ट्री है ये एडजेक्टिव फ्रेज है। कौन सी फ्रेज है? एडजेक्टिव फ्रेज।
इस तरह से हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे इंग्लिश में फ्रेज 5 प्रकार की होती है। एक नाउन फ्रेज, एक वर्ब फ्रेज, एक एडजेक्टिव फ्रेज, एक एडवर्ब फ्रेज और लास्ट वाली प्रीपोजिशन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होती है। जो मैंने आपको बार बार बताया कि प्रीपोजिशन फ्रेज हमेशा प्रीपोजिशन और उसके ऑब्जेक्ट से मिलके बनती है, और वो जो फ्रेज मिल के बनती है वो या तो एडजेक्टिव का काम करती है या एडवर्ब का काम करती है। वो हमें खुद को ही पता लगाना पड़ता है। आप धीरे धीरे पढ़ते जाओगे, धीरे धीरे समझते जाओगे, तो आपको भी समझ में आने लग जाएगा कि ये फ्रेज कौन सी है। एक बात और बता देता हूँ, जनरली जो फ्रेज जिसके पास लिखी होती है वो उसी का डिस्क्रिप्शन होती है, यानी उसी की विशेषता बताती है। कैसे, जैसे द मैन है, तो मैन हमें पता है नाउन है, और नाउन के बाद में ये फ्रेज लिख दी। इसका मतलब अगर ये जो फ्रेज लिखी है इस नाउन के पास लिखी है, मेन नाउन के पास, तो इसका मतलब ये नाउन के बारे में बता रही है। और नाउन के बारे में कोई विशेषता बताता है तो वो एडजेक्टिव होता है, तो इन द कार एडजेक्टिव फ्रेज हो गई। ये लिखा है इज वेटिंग, वेटिंग हमें पता है वर्ब है, और वर्ब के पास में अगर फ्रेज लिखी है फॉर इज फ्रेंड्स, तो इसका मतलब है ये जो फ्रेज है वो हमारी एडवर्ब फ्रेज हो गई, क्योंकि वर्ब की विशेषता कौन बताता है, एडवर्ब, तो ये एडवर्ब फ्रेज हो गई। ये वॉच सिटिंग के पास लिखी है, तो इसका मतलब है ये वॉच सिटिंग के पास में लिखी है। वॉच सिटिंग में सिटिंग मेन वर्ड है और सीट वर्ब होती है, तो इसका मतलब है अगर ये सिटिंग की विशेषता बता रही है तो ये वर्ब फ्रेज है। ये बेंच के पास में लिखी है अंडर द ट्री, तो यानी बेंच नाउन है, और नाउन के अगर पास में कोई फ्रेज लिखी है तो ये फ्रेज हमारी एडजेक्टिव फ्रेज होगी, क्योंकि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है, तो ये फ्रेज हो गई एडजेक्टिव फ्रेज। इस तरह से हमने अभी तक बेसिक बातें क्लियर कर लिया। मैं एक बार थोड़ा सा रिव्यू करवा देता हूँ, वापस रिवीजन करवा देता हूँ। हमने सबसे शुरुआत की थी लेटर से। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि सबसे छोटा इंग्लिश में लेटर होता है, जो कि 26 होते हैं। कितने होते हैं, ABCD को कहते हैं। जिस सीधी सी भाषा में बताऊँ तो मैं आपको, जो भी हमारी ABCD होती है उनको लेटर कहते हैं, हिंदी में अक्षर या वर्ण कहते हैं। हमने पढ़ा कि लेटर से हमारा वर्ड बनता है। क्या बनता है, वर्ड। वर्ड को शब्द कहते हैं, और शब्द का एक मीनिंग होता है, ध्यान रखना, मीनिंग आएगा इसका। वर्ड तभी कहेंगे उसको जब उसका मीनिंग आएगा। जैसे मैंने लिखा TOY, तो टो यानी होता है खिलौना, लेकिन मैंने लिख दिया OTY या OYT, तो इनका कोई वर्ड मीनिंग नहीं है, तो ये वर्ड नहीं है, ये एक वर्ड है। इसका एक मीनिंग होता है, मीनिंग होना ज़रूरी है। फिर हमने पढ़ा था कि वर्ड्स के जो ग्रुप होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, तो वर्ड्स के जो पहला ग्रुप बनाया था हमने, उसको हमने पढ़ा फ्रेज। फ्रेज जो होता है उसको हिंदी में बोलते हैं वाक्यांश। वर्ड्स का ग्रुप, जैसे 2 वर्ड्स का, 3 वर्ड्स का ग्रुप है, ठीक है। इन द कार, अंडर द ट्री, ऑन द बेंच, अभी अभी हमने जो पढ़े थे वो सारी फ्रेज थी, ठीक है ना। फिर हमने पढ़ा था ये फ्रेज 5 प्रकार की होती है। अब उनको हमने पढ़ा था कि मेन वर्ड अगर नाउन है तो नाउन फ्रेज, मेन वर्ड अगर वर्ब है तो वर्ब फ्रेज, मेन वर्ड एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव फ्रेज, अगर मेन वर्ड एडवर्ब है तो एडवर्ब फ्रेज, और मेन वर्ड अगर आपका प्रीपोजिशन है यानी तो उसका नाम पड़ेगा प्रीपोजिशन फ्रेज। आप ध्यान ये रखना है कि प्रीपोजिशन फ्रेज हमेशा अपने ऑब्जेक्ट के साथ आती है, इसलिए उसका नाम प्रीपोजिशन फ्रेज होता है, जो 2 काम करती है, या तो एडजेक्टिव का या एडवर्ब का। सेंटेंस में 2 काम करती है प्रीपोजिशन फ्रेज। और उसके बाद में हमने पढ़ा था कि फ्रेज से जो मिलके बनता है वो होती है क्लोज। क्या होती है, क्लोज। और लास्ट में जो आता है वो आता है हमारा सेंटेंस। सेंटेंस जब बनता है तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें आती है। कौन कौन सी, उसमें वर्ड आता है, फ्रेज आती है, क्लोज आती है, और लास्ट में सेंटेंस बनता है। सेंटेंस जब कंप्लीट होता है या तो फुल स्टॉप आता है या प्रश्नवाचक चिन्ह यानी इंटरोगेशन मार्क या फुल स्टॉप, इन दोनों में से कोई एक आता है। अगर आपका सिंपल सेंटेंस है, ठीक है, या नेगेटिव है तो आपका फुल स्टॉप। अगर आपका इंटरोगेटिव है या इंटरोगेटिव नेगेटिव है तो इस तरह के सेंटेंस में फुल स्टॉप नहीं आता, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह यानी इंटरोगेशन मार्क आता है। तो ये एक सीढ़ी होती है इंग्लिश को समझने के लिए बेसिक। लेटर, लेटर से वर्ड, वर्ड से फ्रेज, फ्रेज से क्लोज, क्लोज से सेंटेंस बनता है। तो इसके अंदर हमने सारी बातें कर ली है। वर्ड क्या होते हैं, ठीक है, फ्रेज क्या होती है, क्लोज क्या होती है, हमारा बच गया सेंटेंस। और सेंटेंस का थोड़ा सा हम बात करने के बाद हम वापस वर्ड पे आएंगे, क्योंकि वर्ड्स को अभी हमने समझा नहीं है। बिल्कुल बेसिक बात बताइए कि वर्ड को हमने पूरी डिटेल में नहीं समझा है, ठीक है। तो आज की क्लास मुझे लग रहा है आपको समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके और बताओगे, ठीक है, लाइक भी करोगे और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे। आप नीचे मेरे को कमेंट भी करोगे, कोई डाउट है तो, ठीक है। आपको क्लास समझ में आ रही है तो भी आप कमेंट करके बताना है। दूसरी बात यह है कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उसी क्रम में, उसी सीक्वेंस में आपको पढ़ना है, तब आपको अच्छे से ज़्यादा समझ में आएगी, ठीक है। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।